Hi guys, we'll be starting with lesson 3 part 2, that is the alteration of the MOA and AOA, that are the charter documents. First of all, you all can unmute and tell me what are the sections for MOA and AOA. MOA कौन सी section के अंदर दिया हुआ है? Memorandum of Association. Under company law it is given under section 4. एंड AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है कंपनी लॉ में? अंडर सेक्शन 5. क्लियर है इतना? नाउ पहले बात करते हैं MOA के बारे में. MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर कौन से क्लॉजेस दिए रहते हैं? विच ऑल क्लॉजेस आर कवर्ड इन द मेमोरेंडम? सो वी हैव द नेम क्लॉज, वी हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ये सब दिया हुआ है. ये कहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें? इट इज गिवन अंडर योर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, द वेरियस क्लॉजेज इन अ MOA. ठीक है, वेरी सिंपल. अब बात करेंगे कि नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होगा, और हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है ऑल्टरेशन ऑफ दीज क्लॉजेज. अब MOA एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुमने दे दिया होगा, तो तुमने ये सारे डिटेल्स दे दिए होंगे, बट तुम्हें लगता है कि ज़रूरी यही लाइफ टाइम कंटिन्यूड रहेगा कि चेंजेस आ सकते हैं ये सारे क्लॉजेज में? तो चेंजेस आ सकते हैं. सो नाउ इन दिस लेक्चर वील बी लर्निंग इफ एनी ऑफ द डायरेक्टर्स वांट टू अमेंड दिस मेमोरेंडम, व्हाट इज अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट. So let's see, in this topic you will completely know how to alter your MOA and AOA. तो हर alterations के बारे में देखेंगे. Alteration of name clause, object clause, your office clause, registered office clause, सब कुछ ही देखेंगे. First we are starting with alteration of your name clause. ठीक है, अब जो भी compliance है हम लोग वैसे ही लिखते जाएंगे, तो तुम्हारा एक summary notes बन जाएगा. अब यू टेल मी, ऑल्ट्रेशन कभी भी मेमोरेंडम का करना होगा तो कौन सा रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा? इट वुड बी अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल? क्या लगता है तुमको, बड़ी बात है कि छोटी बात है ऑल्टर करना? सो एक सिंपल सा टेक्निक है, ये सारी चीजों के लिए तुम्हें कौन सा रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है? स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा और ROC को सेंड करना पड़ेगा कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन लिया? MGT 14. ठीक है, और तुम क्या सीधे स्पेशल रेजोल्यूशन ले सकते हो कि पहले बोर्ड रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा? अब कोई भी चीज करने से पहले द बोर्ड प्रपोजेस टू द मेंबर्स, फिर मेंबर्स अप्रूव करते हैं. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें? एक बोर्ड रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा. बोर्ड को पूछना, बोर्ड डिसाइड करेगा कि हमें आर्टिकल्स या मेमोरेंडम अमेंड करना है, और फिर बाद में कंफर्मेशन के लिए फिर बाद में शेयर होल्डर्स के पास में आएगा. अब बोर्ड रेजोल्यूशन के पहले भी तुम्हें तुम्हारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखना पड़ेगा, वेदर इट इज परमिटिंग यू टू मेक द चेंजेस और नो. तो ये तुम्हारे चेंजेस होंगे. ठीक है, नाउ जस्ट वन थिंग, कि सबके लिए ही हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. खाली ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज होगा ना, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज, उसके लिए तुम्हें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए. बाकी सबके लिए क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन. अब कैपिटल क्लॉज के लिए क्यों ऐसा रखा है ऑर्डिनरी? बिकॉज तुम ही इमेजिन करो, यहां पे अगर कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 1 लाख रुपए है, बिजनेस बढ़ गया, उनको वो अभी और पैसे की जरूरत है, तो और पैसे रेज करना है, तो उनको 1 लाख उनका ऑथराइज कैपिटल से इंक्रीज करके उनको 1,50,000 करना है. तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, होते रहता है. तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कर सकते हो. बाकी ऑल दी अदर 4 में तुम्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है, उसके पहले तुम्हें बोर्ड रेजोल्यूशन लेना है, उसके पहले तुम्हें देखना है आर्टिकल्स तुमको परमिट कर रहा है कि नहीं ऑल्टरेशन के लिए. अब डिटेल में जाते हैं कि ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज एक एक करके लेंगे हम लोग. ठीक है, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू शुड नो एवरीथिंग अलॉन्ग विद द फॉर्म नंबर्स. ठीक है, देन यू आर सॉल्व्ड, यू कैन इजीली अटेम्प्ट योर क्वेश्चन. अब क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज.
लेट्स सी, तुम्हें लग रहा है कि ये छोटी बात है, ऑल्टरेशन ऑफ नेम करना छोटी बात है कि बड़ी बात है? इट इज अ वेरी बिग थिंग। ओके, तुम्हारा भी पर्सनल भी नाम बदलने जाओगे ना तो नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, और प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है। अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ होता क्या है? इट इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी, डिफाइंस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज। हम लोग ने सेक्शन 4(1) भी देखा था, अभी जस्ट डिस्कस किया था, उसके अंदर ये सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तुम्हें इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बायलॉज बताता है कि एक कंपनी के इंटरनल फंक्शनिंग के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। अब अभी हम लोग देखेंगे ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना नेम क्लॉज। लेट्स सी, सो इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, ये तो सिंपल है कि अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है, बट उसके साथ ही तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट चेंजिंग द नेम इज अ वेरी 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 बिग थिंग। यू रिक्वायर सीजी अप्रूवल। अब सीजी अप्रूवल भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेना है, वो है INC 24। इनकॉर्पोरेशन फॉर्म है, तो INC 24 में तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है। अब तुम मुझे बोलो कि अगर तुमने अपना नेम बदला तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अभी चेंज होगा कि नहीं? एक फ्रेश इशू करना पड़ेगा कि नहीं, कि तुम पुराने वाले ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से चला सकते हो? You will have to get you can run with the old one, or you have to get a new one. Now you will always obviously will have to get a new one. अब न्यू वाला जो आएगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन नेम चेंज विल बी इन INC 25, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। INC 24 में तुम्हें CG अप्रूवल लेना है, ठीक है? सो तुम्हारे नेम क्लॉज में लिखा होगा कि तुम्हारे कंपनी का ABC लिमिटेड है, वो तो पुराना था, तुमने बदल के XYZ लिमिटेड कर दिया, तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेंज करना पड़ेगा और तुम्हारा कंप्लायंस खत्म, ठीक है? दिस इज ऑल INC 24, INC 25, और ऑब्वियसली स्पेशल रेजोल्यूशन लिया तो एक इसका फिक्स्ड फॉर्म है MGT 14। अब इसके अंदर के आजू बाजू के थोड़े प्रोविजंस देख लेते हैं। ये मेन प्रोविजंस है विच यू नीड टू नो। नाउ इफ यू इट इज एडिशन ऑफ द डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट ऑन बेसिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द कंपनी, देन CG अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कब नहीं चाहिए? अगर प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टिंग इनटू पब्लिक, तो ऑब्वियसली द वर्ड प्राइवेट विल बी रिमूव्ड. So for that you don't require CG approval. Let's take an example. यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड है. अब ये कंपनी ने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो क्या नाम होगा इसका अभी? ABC लिमिटेड, राइट? बिकॉज नाउ इट इज अ पब्लिक कंपनी. सो खाली क्या चेंज हो रहा है? दे विल हैव टू डिलीट द वर्ड प्राइवेट. फॉर दिस नो CG अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. इवन वाइस वर्सा, अगर एक पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है इनटू अ प्राइवेट कंपनी, तो वो लोग ऐड करेंगे द वर्ड प्राइवेट. सो whenever there is a conversion of the company from private to public or vice versa, then that addition or deletion of the word private, for that you don't require name change, because if you go to see clearly it is not a name. नाम कुछ बदल रहा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए. क्लियर है ना? आगे देखते हैं. मेरे साथ में तुम लोग मॉड्यूल का भी मार्किंग कर सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया है. दूसरा सेक्शन 16 भी, ये तुम तुम्हारे मोबाइल ऐप से पढ़ सकते हो. सेक्शन 16 इट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी. Rectification of name of the company on account of similarity with some other company, if due to inadvertence or otherwise. अगर गलती से, inadvertence मतलब गलती से तुमने एक ऐसी कंपनी का नाम रख लिया which is identical or too nearly resembles the name of a company which is already existing, तो तुम बोल रहे हो सॉरी यार मेरे को नाम बदल देता हूं मैं,
हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें सुओ मोटो लेट नोटिस भेजे, सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको खुद को एक लेटर भेजेगा कि बॉस आपका नाम ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से काफ़ी सिमिलर है, आप प्लीज चेंज कर लो. सो यू विल हैव टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. So section 16 talks about rectification of name. अगर because it was resembling some other company, so for this change of name on account of resemblance with some other company, then you don't require special resolution, you just require a ordinary resolution. Ordinary resolution से बात बन जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तुम्हें ऑर्डर कर रहा है कि नाम बदलो, काफी सिमिलर हो गया है. काफी सारे ट्रेडमार्क के केसेस देखे होंगे तुमने. अभी बीच में बांद्रा पे अगर जाओगे तो देयर वाज अ कार्टर्स ब्लू एंड कार्टर्स एक्सप्रेस, काफी सिमिलैरिटी थी दे. तो वो लोग कभी कभार सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस दे सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्ट्राइक नहीं हुआ, बट अभी पता चल रहा है कि आप काफी सिमिलर हो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ में, प्लीज चेंज. सो यू विल पास अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड चेंज योर नेम. That time you don't require special resolution. Next is method, अब procedure. अब यही provisions को ये लोग repeat करेंगे. क्या है? अगर हम अपनी कंपनी को नेम चेंज करना है तो ऑब्वियसली पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनका बोर्ड नोटिस ऑफ मीटिंग देना पड़ेगा जो ये सेक्शन के अंदर है. फिर बोर्ड रेजोल्यूशन में पास करेंगे कि बोर्ड को नाम बदलना है. फिर आरओसी के पास में वो लोग नेम अवेलेबिलिटी देखेंगे रन ऐप के थ्रू. अब रिजर्व्ड यूनिक नेम एमसीए के साइट पे जाएंगे और एमसीए के साइट पे देखेंगे कि नया नाम कौन सा तुम्हें चूज करना है, तो तुम चूज करोगे, उसको रिजर्व करोगे. फिर बाद में यू विल प्रोसीड टू कॉल अ जनरल मीटिंग. देन you will get a special resolution. You will also try to get a ROC approval for the availability of the name, whether the name is available or no. Call a general meeting, hold a meeting, pass a special resolution. Okay, make the ROC filings. MGT 14 has to be given for special resolutions. INC 21, 24, 25. 24 में क्या है, किसका अप्रूवल चाहिए रहेगा? You will have to get a central government approval is filed in INC 24 and a fresh certificate of incorporation is given in INC 25. ठीक है, ये सब है. एंड देन यू विल चेंज. एक बार नाम बदल गया, तुमको मिल गया, देन न्यू नेम के लिए न्यू कॉमन सील बनेगा, न्यू नेम ऑफ द कंपनी, पूरे सारे साइन बोर्ड्स पे जाएंगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और सब जगह तुमको अमेंड करना पड़ेगा. एंड यू विल हैव टू फिक्स कंपनी के नोटिस बोर्ड, सब जगह उनको अपने करस्पॉन्डेंस में रिक्विजिट चेंज लाना पड़ेगा. क्लियर है ना? सो इफ वी सी यहाँ पे नेम क्लॉज, कैन यू ऑल टेल मी कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? यू रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन. सेकंड, तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कौन से फॉर्म के अंदर लेना पड़ेगा? सो इट विल बी इन INC 24 के अंदर. यू विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर CG अप्रूवल. एक बार नाम अप्रूव हो गया तो एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा. वो कौन से फॉर्म के अंदर होगा? INC 25 में यू विल गेट अ न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. नाउ टेल मी, इफ देर इज अ नेम चेंज ड्यू टू conversion of company and you just want to add or delete the word private, do you need CG approval? Then no. और सेक्शन 16 भी है. सेक्शन 16 क्या बोलता है? अगर तुम्हारा नाम किसी से सिमिलर था और उसकी वजह से तुम चेंज कर रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बदल सकते हो. ठीक है, अब यहां पे ये भी दिया है नेम चेंज रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन 45 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशंस 2015. अब समझते हैं, पहले ये सेबी LODR रेगुलेशंस 2015 क्या है? लिस्टेड कंपनीज को जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनके ऊपर एक स्पेशल लॉ लगता है, वो है LODR 2015. सेबी रेगुलेट कर रहा है.
तो सेबी ने रेगुलेशन 45 के अंदर बोला कि आप लोग को एडिशनल कंप्लायंस लगेगा. तो बोलेंगे क्या है ऐसा? तो ऑल लिस्टेड कंपनीज व्हेन दे वांट टू चेंज देयर नेम दे हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस. एवरी डे नाम बदल सकते हो. आज तुम बोल रहे हो ये नाम रखेंगे, कल वो नाम रखेंगे, परसों मिक्सर तो बोलेंगे एक मिनट रुको, एटलीस्ट a time period of at least 1 year should have lapsed from the last name change. तो 1 साल के बाद ही नाम बदल सकते हो. फिर जो नाम रखा at least 50% of its total revenue in the 1 year should be accounted with a new activity suggested by the new name. Then they have given you the amount invested in the new project is at least 50% of the total assets of the company. The new name of the company along with the old name shall be disclosed on the company's websites. ये भी दिया है. Effect of name change. अब ये भी हम लोग ने एग्जाम में पूछ चुका है. So here, if the company has decided that they want to enter into a new activity, so once they start the new activity, at least 50% of the total revenues should come from the new activity. Means we are understanding कि वो new activity काफ़ी अच्छा खासा revenue और recognition कमा पा रहा है. Then we'll allow the company to restructure its name. Okay, so maybe if we realize, let's say Reliance Industries has started a new segment, Jio. Now Jio was a new activity. That platform started giving a lot of traction where 50% of the total revenues is coming from the new activity. So then we are allowed to change the name and we can say कि ठीक है यार वो new activity से related हम लोग को वो business रखना है and we want to change our name to XYZ. Then effect of name change. अगर नाम बदल देते हो तो क्या तुम्हारे rights and liabilities बदल जाता है? अगर अनिल अंबानी decides to change his name to मुकेश अंबानी, यू थिंक उनके राइट्स और लाइबिलिटीज चेंज होने वाले के सेम रहेंगे? इट विल रिमेन द सेम. लीगल प्रोसीडिंग्स भी जो रहे वो अभी न्यू नेम में कंटिन्यूड होंगे. इज नेम चेंज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी और इट इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी? सो वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम, द न्यू नेम शैल बी रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार and all the legal proceedings will commence in the new name and continuing in the legal proceedings in the old name shall be invalid. Now all the court proceedings will be continued in the new name. So now we are done with that name change. ठीक है, तो ये तुम्हारे मेन पॉइंट्स है. अब नेक्स्ट बात करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. पहली बात, does every business have to have an office? So every business has to have a registered office. अब ये कौन से सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए? तो वो दिया हुआ है सेक्शन 12 के अंदर. ठीक है, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस. अब इसके अंदर बता रहे कि जब भी तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस लिया है विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सो विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन यू हैव टू इन्फॉर्म द आरओसी. अब आरओसी को एक स्पेशल फॉर्म में इन्फॉर्म करना है, दैट इज योर INC 22. ये मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट. INC 22. अब ये INC 22 क्या है? विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन यू हैव टू इन्फॉर्म द ROC ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस के तुम्हारा बिजनेस किधर है इन INC 22. अब मैंने बता दिया कि मेरा बिजनेस है पाली हिल पे. पाली हिल पे मेरा बिजनेस है. अब वो आया बांद्रा के अंदर. नाउ सून आई रियलाइज दैट आई वांट टू चेंज इट. तो मेरे को फिर बाद में क्या आएगा, कौन सा सेक्शन यहां पे याद रखना है? ऑल्टरेशन ऑफ
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, अब वो MOA का ये क्लॉज बदलना पड़ेगा। अब टेल मी वन थिंग कि इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन है, स्पेशल ऑर्डिनरी, कौन सा रेजोल्यूशन लेना चाहिए टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस? कैन यू टेल मी? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स तुम कितना दूर जा रहे हो उसके बेस पे कंप्लायंस बढ़ेगा। अगर तुम सोचो विद इन लोकल लिमिट्स ही जा रहे हो, मतलब बांद्रा से अंधेरी जा रहे हो, कोई बड़ी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग। तब क्या बोल रहे हैं वो लोग कि बोर्ड रेजोल्यूशन ले लो, खत्म। और ROC को इन्फॉर्म करने का ये हमेशा इनको फॉर्म है अपना सेम INC 22 में, यू हैव टू इंटीमेट द ROC विद इन 15 days ऑफ चेंजिंग। जब भी तुमने नया नया रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन किया तब 30 days के अंदर इन्फॉर्म करने का, और फ्यूचर में जो भी चेंजेस होंगे वो 15 दिन में इन्फॉर्म करने हैं ROC को। तो कितना कंप्लायंस डिपेंडिंग तुम कितना दूर जा रहे हो। तो यहां पे देखते तो दे हैव कवर्ड 3-4 सिचुएशंस, ठीक है। अब ये ही सबसे बड़ा है, लेट्स सी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो रहा है। तो पहली चीज, अगर विद इन द लोकल लिमिट्स, मतलब it is from Andheri to Bandra, Bandra to Choni Road, etc. So take a board resolution and intimate the ROC of the new place within 15 days in INC 22. INC 22 is the registered office form. आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा दूर जा रहा हूं मैं, I am going outside the local limits but within the same ROC and in the same state. अब क्या होता है कि मैं लोकल लिमिट्स के बाहर गया, बांद्रा से मैं अभी थोड़ा सा दूर जा रहा हूं, लिटिल मोर फार, सो दैट टाइम आई हैव टू टेक अ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो जैसे लोकल लिमिट्स के बाहर गया ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन लग जाता है। सो यू हैव बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर एक और लगाना पड़ेगा, कौन सा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर मैं बोल रहा हूं स्पेशल रेजोल्यूशन तो कौन सा फॉर्म होगा? कैन यू टेल मी? Now you will take us, if you're going outside the local limit then you have to take a special resolution. अगर special resolution लिया तो कौन सा फॉर्म फिल करना है? MGT 14। अब ROC को इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। इन रजिस्टर्ड ऑफिस का फॉर्म कौन सा है? INC 22 तो फिल करना ही है, वो फिक्स्ड है, सब में ही फिक्स्ड है। तुम नोटिस करोगे ना कि यहां पे लीस्ट रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो ना कंप्लायंस लेवल बढ़ते जाएगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, तो तीसरे वाले में ये सब तो करना ही है, मतलब जैसे जैसे दूर जाओगे खाली कंप्लायंस एड ऑन होते जाएगा, तो ये सब तो करना ही है। तीसरा कौन सा है? आउटसाइड द लोकल लिमिट्स फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन ROC टू अनदर बट विद इन द सेम स्टेट। अब होते क्या है, थोड़े बड़े स्टेट्स जो होते हैं ना उसके अंदर एक से ज्यादा ROC होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र पकड़ते हैं, ये अगर मैं, महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, ये हो गया अपना महाराष्ट्र। अब मुंबई हो गया इधर और यहां पे हो गया पुणे। नाउ इट इज सच अ बिग स्टेट, तो यहां पे ROC अलग है और ये एरिया का ROC अलग है। ज्यूरिसडिक्शन ये ROC का मुंबई तक है और ये ROC का पुणे तक है। बट टेल मी, इजंट इट विद इन द सेम स्टेट? दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, यस। बट ये क्या है, थोड़ा सा तुम और दूर चले गए, एक ज्यूरिसडिक्शन ही बदल गया ROC का, तब थोड़ा और कंप्लायंस लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से तुम मुंबई में थे और अभी पुणे में जा रहे हो, तो देखते एक और फॉर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा। कौन सा फॉर्म है समझते हैं। नाउ यू रिक्वायर वन मोर एक्स्ट्रा फॉर्म, दैट इज INC 23। अब INC 23 में तुम्हें रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्म में है? INC 23, इसके अंदर करना है। अब जब ये होता है
तब आरडी को पूछते हो तुम, रीजनल डायरेक्टर जो रहता है, इट इज अबाउ आरओसी। समझते क्या सीन है? अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसके अंडर तुम्हारा आरडी आता है, और आरडी के बिलो कौन आएगा? आरओसी। तो अगर तुम एक आरओसी से दूसरे आरओसी के पास में जा रहे हो ज्यूरिसडिक्शन में, तो किसका अप्रूवल लेना है? आरडी का अप्रूवल, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यू कैन से एवरीवन इज सेंट्रल गवर्नमेंट द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी। नाउ तो ये भी हो गया अपना सिंपल सा। अब लास्ट है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब इसमें सब कुछ, इस सबसे ज्यादा कंप्लायंस इसमें होगा। तुम देखो, अभी तक अगर तुम सेम स्टेट में हो तो कुछ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टेट ही बदल रहे हो। महाराष्ट्र से तुम सीधा जम्मू कश्मीर चले गए तो बोलेंगे इतना बड़ा चेंज, क्रेडिटर्स को प्रॉब्लम आ सकता है, लेंडर्स को प्रॉब्लम आ सकता है, अथॉरिटीज को प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसके ऊपर एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय जॉब इधर जा रहे थे, थोड़ा लोकल लिमिट्स के बाहर बाहर तो आ जाते फिर भी, बट ये तो स्टेट ही बदल दिया तुमने। तो ऐसे केस में कंप्लायंस सबसे ज़्यादा होता है। तो कॉमन सेंस है, ये सब कंप्लायंस तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते इधर, ये तो करना ही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। बट INC 23 के अंदर, INC 23 में आरडी का भी अप्रूवल लेते हो और यहाँ पे CG अप्रूवल भी लेते हो। तो यहाँ पे तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल करना है सेम ही फॉर्म में के अंदर। ओके, सो व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, किसका अप्रूवल लेना है मुझे? सबसे टॉप अथॉरिटी कौन दिख रही है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अप्रूवल लेना है। अब ये जो है, सोचो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में गया, मैं बोला प्रॉब्लम क्या है यार, मैं मेरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई कांट आई गो? आई हैव आस्क्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई हैव आस्क्ड द मेंबर्स, 75% कंसेंट आ गया है, आई हैव टोल्ड द आरओसी इन INC 22। सो सेंट्रल गवर्नमेंट से इधर पैसा तुम्हारा क्रेडिटर बाजू की बिल्डिंग में रहता था, अब तुम दूसरे स्टेट में जाओगे, कैसे रिकवर करेगा वो? उसके लिए कितनी डिफिकल्टी आएगी वो स्टेट में आने को। तो ऐसे केस में उनका जरा अप्रूवल लेने दो। सो व्हाट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेल यू कि भाई मेरे को फॉर्म दे रहा है ना, उसके पहले INC 26 के अंदर एक पब्लिक नोटिस भेज, और पब्लिक नोटिस के अंदर बता सबको कि तू बदल रहा है, यू आर चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, लेट देम ऑब्जेक्ट, creditors can object, employees can object, authorities can object, income tax authorities can object. After that, central government will listen to all the hearings and then pass an order. Can employees object कि मत जाओ? तो employees भी object कर सकते हैं, but उसके अंदर भी ज़्यादा स्टैंडिंग नहीं होती है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है आप डायरेक्टर्स जो है ना उनको बुलाओ और उनको लिख के बोलो कि आप एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच नहीं करोगे, जो इधर पोस्ट है नए स्टेट में भी तुम यही एम्प्लॉयज़ को कैरी फॉरवर्ड करो, एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा, ऑब्जेक्शंस आएंगे, अच्छी बात नहीं है। सो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द लॉस ऑफ जॉब शुड नॉट बी देयर, दे हैव टू गिव इन राइटिंग, क्लियर इतना? सो नो रिट्रेंचमेंट, नो रिमूवल ऑफ एम्प्लॉय शुड बी देयर। ये अपना तुमने एक बार ये ले लिया, नाउ लेट्स गो फ्रॉम द मॉड्यूल एंड फिनिश इट ऑफ। अब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर MOA ऑल्टर हो जाता है, इट इज अ बिग थिंग। नाउ लेट्स सी, चेंज इन लोकल लिमिट्स, सेम पिन कोड के अंदर बदल रहे हो तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? खाली एक कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन ओनली। INC 22 फाइल करने का विद इन 15 डेज ऑफ चेंज, खत्म। तो ये अपना हो गया, छोटा सा डिस्टेंस में चेंज हुए तो फिर छोटा कंप्लायंस। अब थोड़ा सा बाहर चले गए, आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, तो स्पेशल रेजोल्यूशन लेना ही है। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन लिया तो तुम्हें MGT 14 फाइल करना ही है विद इन 30 डेज, क्लियर है ना? अब योर गोइंग अ लिटिल आउट विद इन द सेम स्टेट, महाराष्ट्र के अंदर ही हो, बट फ्रॉम जूरिसडिक्शन
ऑफ वन आरओसी टू jurisdiction ऑफ अनदर आरओसी, तब बोल रहे कि भाई ऐसा नहीं जा सकते अनलेस इट इज कंफर्म्ड बाय द रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लो। अब किस फॉर्म के अंदर रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेंगे? सो इट विल बी इन योर INC 23, जैसे हमने यहां पे देखा था, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल विल बी इन INC 23 RD अप्रूवल। ठीक है, फिर RD क्या बोलेगा कि भाई एटलीस्ट 1 month बिफोर फाइलिंग विद द RD you have to make a public notice and serve a notice on each debenture holder, deposit holder, creditor and tell them। क्या होता है, RD भी बोलेगा कि भाई तू थोड़ा jurisdiction बदल रहा है, एक काम कर, क्रेडिटर, डिपॉजिटर, डिबेंचर होल्डर को लेटर भेज और उनको बोल के देखो कोई भी प्रॉब्लम है तो RD के सामने आके बताने का। Make a publication in the newspapers also that you are changing your registered office. If anybody has a problem, let them come and object. So this has to be done 1 month prior to filing with RD, ताकि objections मैं पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करूंगा, सबको इंटीमेट करूंगा, इंडिविजुअली क्रेडिटर्स को लेटर भेजूंगा और मैं रुकूंगा कि किस किस के ऑब्जेक्शंस आए हैं, और वो सबके साथ में 1 महीने के अंदर ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे। With that objections, I have to tell the RD and take the approval. Then the RD will hear both the parties and then pass an order. अब आ रहा है कि बॉस आई एम चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो कॉमन सेंस से चाहिए, बट इट ऑल्सो मस्ट बी कंफर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि दे विल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। Before passing the order, the central government will take the consent of the creditors and the persons concerned with the company। अब स्पेशल रेजोल्यूशन दिया तो MGT 14 फाइल करना ही है, और एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म forgot telling you, that is your INC 28। अब INC 28 क्या है समझते हैं, इसके अंदर when you are changing from one state to another, it is your INC 28। टेल मी वन थिंग, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर सबसे सुप्रीम अथॉरिटी किसकी है जिसकी अप्रूवल लेना है? कौन है सबसे सुप्रीम अथॉरिटी जिसकी अप्रूवल ले रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑर्डर ऑफ CG टू ROC, अगर CG ने अप्रूव किया तो ROC को पता चलेगा? नहीं, तो हम लोग को इन्फॉर्म करना है ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव टू इंटीमेट द ROC, सो ROC को भी पता चलेगा अच्छा ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो ये बस तुम्हारे कंप्लायंसेस है। एक बार CG ने अप्रूवल दे दिया तो तुमको फिर वो CG का अप्रूवल तुमको ROC को इन्फॉर्म करना है कि भाई CG ने मेरे को बोल दिया है, परमिशन दे दिया है शिफ्ट होने का। दिस विल बी डन इन INC 28। अब इसको ये लोग ने पूरा रिटेरेट किया है, रिपीट किया है वो लोग ने बाय द सेम पॉइंट्स। ठीक है, तो INC कौन से फॉर्म के अंदर था CG अप्रूवल? INC 23, यही लिखा है यहाँ पे, INC 23 में अप्रूवल चाहिए। अब जब हम लोग देंगे तो हम लोग को सब क्रेडिटर्स को बताना पड़ेगा कि भाई आप लोग को ऑब्जेक्शन है तो बताओ। फिर वो कंपनी सेक्रेटरी, और ये लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्लायंस में, कंपनी सेक्रेटरी एंड एटलीस्ट 2 directors आउट ऑफ विच 1 shall be an MD। ये भी देखो मार्क करो इंपॉर्टेंट, एक डिक्लेरेशन लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं हम लोग के पास से। एफिडेविट क्या होता है? अ स्टेटमेंट इन राइटिंग, अ स्टेटमेंट ऑन ओथ। मतलब अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी हो, मेरे को लिख के देना पड़ेगा अलॉन्ग विद 2 directors एंड MD, वो भी लिखेंगे। क्या लिख के देंगे कि बॉस वी हैव मेड फुल इंक्वायरी इनटू द कंपनी, और हमको लग रहा है कि कंपनी सब बराबर है, क्रेडिटर्स को सारे क्लेम्स मिल जाएंगे, कोई भी एम्प्लॉई को नहीं निकालेंगे हम लोग, एंड एवरीथिंग टोल्ड इज करेक्ट। सो एफिडेविट इज गिवन बाय दिस कंपनी सेक्रेटरी इफ एनी, एंड नॉट लेस देन 2 directors आउट ऑफ विच 1 shall be a MD, that they have made full inquiry into the company and no employee will be removed। ठीक है, a copy of the creditors will also be given। अब हम लोग ने देखा था कि कंपनी शैल
बिफोर फाइलिंग हम लोग ने देखा था कि बिफोर फाइलिंग INC 23 1 month प्रायर दे हैव टू इशू अ नोटिस इन द न्यूज़पेपर्स कि भाई किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताओ. एडवर्टीजमेंट विल बी डन इन INC 26 फॉर्म नंबर इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज के अंदर हम लोग इशू करेंगे एंड वी विल इनवाइट ऑब्जेक्शन. तो हो सकता है ऑब्जेक्शन कोई करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल लिसन टू द गिव अ अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू बोथ द पार्टीज. अगर ऑब्जेक्शन ही नहीं आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट फटाफट ऑर्डर पास कर देगा. तो वही लिखा है ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ तो तुमने कंपनी ने क्या काउंटर रिस्पॉन्स किया वो सब का सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा. जिधर ऑब्जेक्शन ही नहीं आया तो तुम विदाउट हियरिंग वो पास हो सकता है. वेयर ऑब्जेक्शन इज हर्ड इज रिसीव द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कीप अ हियरिंग. अब प्रोसीजर में वापस रिपीट करेंगे ये लोग. अब प्रोसीजर में क्या होगा पूरा स्टार्टिंग से बोलने का. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन छोड़ा लाओ, बोर्ड मीटिंग करेंगे, लिस्टेड कंपनी रही, ये मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट. बिकॉज हायर वाला कंप्लायंस कर दिया ना तुमने ये वाला तो तुम्हारे ऊपर के भी एकदम सिंपल से हो जाएंगे. इसके अंदर तुमने बोर्ड रेजोल्यूशन लोगे, लिस्टेड कंपनी अगर है तो तुमको ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा. फिर EGM प्रोसीड करना पड़ेगा बुलाने के लिए. यू हैव टू इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज. EGM का नोटिस कम से कम 21 दिन का देना पड़ेगा. पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ EGM इन न्यूज़पेपर. ये सब तुम मीटिंग करवा के वो खाली एक मीटिंग में जो स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है उसके लिए पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा. कॉमन सेंस से नोटिस ऑफ मीटिंग दोगे, मीटिंग बुलाओगे, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करोगे, फिर INC जो फॉर्म्स है वो लिख सकते हो. अब ये 5 मार्क जितना तुम यू कैन मेक इट. ओके, द मेन की वर्ड्स आई हैव टोल्ड यू. नो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एफिडेविट के, नो एम्प्लॉय विल बी रिमूव एंड एफिडेविट साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी एंड एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स यू विल हैव टू गिव. देन अपना नोटिस ऑफ न्यूज़पेपर्स के अंदर इनवाइट करना पड़ेगा. कभी 30 days बिफोर फाइलिंग INC 23. क्या है INC 23? CG का जो अप्रूवल लेना था ना फॉर्म, उसके 30 दिन पहले मेरे को एक INC 26 में न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करना है और लोगों को बोलना है कि भाई मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, आप लोग को कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे भेजो. तो जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं और मैंने क्या काउंटर रिप्लाई किया वो सब मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने प्लेस करना पड़ेगा. देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल पास एन ऑर्डर. क्लियर इतना? दे विल सी दैट देयर इज नो इंक्वायरी या कोई अथॉरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही तुम दूसरे स्टेट में जा रहे हो. फिर एक बार रूल 31 में क्या लिखा है कि एक बार तुम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉपी दे दिया, ऑर्डर दे दिया, तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर अप्रूविंग द ऑल्टरेशन should be filed in INC 28 with the registrar within 30 days of receipt of the order. अब steps after obtaining the new certificate. एक बार तुमको नया सर्टिफिकेट मिल गया क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा पूरा अभी चेंज हो जाएगा, ऑल्टरेशन हो गया, मतलब तुमको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा. तो तुमको MOA में चेंजेस लाने पड़ेंगे, सारे साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखना पड़ेगा कि तुम्हारा नया रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, तुम्हारा पैन टैन वो सब जो भी तुम्हारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसको चेंज करना पड़ेगा. अब ये मार्क करो, इंपॉर्टेंट केस लॉ एग्जाम में भी आता है. ठीक है. कैन वन स्टेट ऑब्जेक्ट द कंपनी फ्रॉम चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन अनदर स्टेट ड्यू टू लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट? क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये बोल सकती है मत जाओ यार हमको लॉस होगा, और इट इज अ राइट ऑफ द कंपनी टू शिफ्ट? So the company can shift. So the interest of a particular state should not be considered, but the interest of the country as a whole should be seen. So the loss of revenue to one state cannot be a grounds for objection because it will be accompanied by the increase in revenue in another state. Clear इतना? तो ये केस लॉ है. So no state can object on this ground. अब एम्प्लॉइज राइट टू ऑब्जेक्ट. क्या एम्प्लॉइज बोल सकते प्लीज मत जाओ दूसरे स्टेट में, हम लोग का जॉब चले जाएगा? तो अभी हम लोग ने देखा ऊपर उन लोग को एफिडेविट देना पड़ेगा कि उनको नहीं निकालेंगे.
अब ये भारत कॉमर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड, ये सब तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा था कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट रिमूविंग द एम्प्लॉइज देन दे कैन नॉट बी ऑब्जेक्टेड, बिकॉज यू इमेजिन इफ वी आर टेलिंग आपको चाहिए दूसरे स्टेट में आ जाओ, हम नहीं निकाल रहे आपको, बट यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप us because it will be inconvenience to you. So they said that they have a legal right to appear and oppose the application if it is prejudicially, unlawfully, illegally affecting someone. But it was held that the employees union cannot oppose on the ground that there would be a loss of revenue or unemployment in the state. कि महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, आप तो वो स्टेट में दे रहे हो, तो वो एक वैलिड ग्राउंड नहीं रहा. It was held that the workers had no right to object because the continuation of the employment was ensured. ठीक है. क्वालिटी आइसक्रीम्स के अंदर में भी क्या लिखा था, इट वॉज अपोज्ड बाई 2 एम्प्लॉइज, 2 एम्प्लॉइज ने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं जाने का, हमने बोला ना दूसरे स्टेट में नहीं जाने का, तुमको लग रहा है ये मेंटेनेबल है. सो दे सेड दैट दिस इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर स्टॉलिंग द शिफ्टिंग and it was held that the allowed the shifting. अब आता है ये, चलो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खत्म हो गया, अभी ऑब्जेक्ट क्लॉज देख रहे हैं. ऑब्जेक्ट क्लॉज ठीक है, अभी छोटे छोटे हैं, फटाफट खत्म हो जाएगा. कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, यू रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन बोल दिया मतलब कौन सा फॉर्म फिल करना है हम लोग को आरओसी के साथ में, दे हैव टू फिल MGT 14. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर चेंज करना है. अब इसमें क्या लिखा है कि एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स if money was raised from public and money is unutilized. Money is raised from public and money is unutilized. अब समझते ही क्या सीन है. ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना है. सोचो मैंने तुम्हारे पास से पैसे लिए थे कि एक कंपनी बनाई थी, मैंने बोला कि मैं एक क्लासेस चालू करना चाहता हूँ, क्लासेस आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफ CS क्लासेस. अब इसके लिए मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, मेरे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी. मैंने तुम लोग के पास से, पब्लिक के पास से पैसे रेस किए, ठीक है, 10 लाख रुपए आ गए. अब क्या होता है, आई रियलाइज कि यार CS में कितना मेहनत है, हर टाइम अमेंडमेंट आ जाता है, ये नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन. एक काम करता हूँ, जो प्रीमाइसेस लिए ना उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ टू हुक्का पार्लर. मुझे बताओ ये हुक्का पार्लर ज़्यादा अच्छा चलेगा एज कम्पेयर टू CS क्लासेस और नो? अब ये जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ही यहाँ पे हुक्का पार्लर में आ सकते हैं. नाउ व्हाट एम आई डूइंग, एम आई नॉट चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग चेंज. तो ऐसा कर सकते क्या हम लोग? तो आंसर इज कि अगर तुम सबको पूछ लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन ले लिया तुमने फॉर चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स टू समथिंग एल्स, सो इट इज फाइन. बट हो सकता है 25%, 75% तो हाँ बोल रहे हैं, बट हो सकता है 10%, 15% लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ने पैसे दिए थे और ये पैसे अभी भी अनयूटिलाइज्ड हुए फॉर द मेन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स के लिए दिए थे. अब वो यूज हुए ही नहीं, न्यू ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो. तो पहली बात स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, और सेकंड में जो भी लोग मना कर रहे हैं ना कि नहीं 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 हमको हमारा पैसा रिटर्न दो, तो हमको क्या देना पड़ेगा उनको, एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी. एग्जिट अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, आई विल गिव देम अ रिफंड. नाउ लेट्स सी, सेक्शन इतना सही है, सिंपल सा है. ऑल्टरेशन ऑफ MOA और a special resolution needs to be taken if the company can change its object by passing a special resolution. अभी आगे देखते हैं. A company which has raised money from public, क्या बोला था मैंने, and has money unutilized shall not change the object unless special resolution has been passed and they have made a publication in the newspapers कि यार हम लोग ये
पैसे रेज किए थे आप लोग के पास से, अभी हम लोग ऑब्जेक्ट्स बदल रहे हैं। ये एक न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग इसके साथ में खुश नहीं है तो उन लोग को रिफंड देना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज गिविंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। क्लियर है ना? ये हो गया। अब जब भी कोई कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर्स है तब उनको ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है पोस्टल बैलेट के थ्रू ही पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन जो लेना है कंसेंट 75% का, पोस्टल बैलेट के थ्रू करना है। पोस्टल बैलेट मतलब क्या? घर पे पोस्ट से आएगा लेटर कि आप हाँ बोल रहे हो या गिव योर असेंट और डिसेंट, एंड देन इट इज सेंड बैक टू द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, देन दे विल डू द काउंटिंग। नाउ यू कैन रीड प्रोसीजर, एकदम सेम रहता है सब जगह, सेम। पहले नोटिस देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाएंगे, अगर पैसे रेज किए तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, फिर जनरल मीटिंग बुला के कंसेंट लेना पड़ेगा। ऑल द पॉइंट्स इफ यू सी आर सेम। अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल्टरेशन हटाओ, यही है जो हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं। फिर आता है लायबिलिटी क्लॉज, छोटू सा प्रोविजन है, स्पेशल रेजोल्यूशन लेके तुम्हारी लायबिलिटी तुम चेंज कर सकते हो। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, तुम उसको अनलिमिटेड कर सकते हो, लिमिटेड बाय गारंटी, जो भी तुमको चेंजेस करने कर सकते हो। अब आता है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। क्या बोला था? खाली एक ही है जिसके अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, दैट इज योर ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। यहां पे देखोगे अगर तुम वो कर रहे हो तो तुमको कौन सा रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एक फॉर्म आता है उसका SH7। सो लेट्स राइट दैट डाउन ऑल्सो। कैपिटल क्लॉज के लिए कौन सा सेक्शन है? स्पेशल रेजोल्यूशन, खत्म। सॉरी, फॉर दिस यू रिक्वायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इसके लिए अभी किसी को याद है कौन सा फॉर्म फिल करना है? यू हैव टू फिल SH7 विच इज द ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इट इज योर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, ये करना है, SH7 फिल करना। अब ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? दिस इज गिवन अंडर योर मोड्स ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज गिवन अंडर सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट, रेड विथ सेक्शन 64। क्लियर है ना? ये तुमको पता होना चाहिए। अब ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब क्या समझते हैं? अभी इन योर सेक्शन 61 दे हैव टोल्ड दैट द कंपनी में ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज इट्स कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा रहता है? तुम्हारा ऑथराइज कैपिटल दिया रहता है। MOA के अंदर तुमने देखा है कि कैपिटल क्लॉज होता है, उसमें तुम्हारा ऑथराइज कैपिटल दिया रहता है, तो उसके अंदर लिखा रहता है दैट यू कैन इंक्रीज योर ऑथराइज कैपिटल, और यू कैन कंसोलिडेट और सब डिवाइड योर शेयर्स। कंसोलिडेट और सब डिवाइड मतलब क्या? अगर 50 रुपए का एक शेयर है तो तुम कर सकते हो उसको 5 शेयर बना सकते हो, कितने? 10 रुपए के। तो शेयर्स इतने हैं। अब यहां से यहां पे गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये क्या कर रहा हूं मैं? सब डिवाइड कर रहा हूं कि कंसोलिडेट कर रहा हूं? मैं अगर 1 के 5 टुकड़े कर रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिवाइड। और 5 का 1 कर रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंसोलिडेट। अगर तुम्हारा शेयर कभी कभार क्या होता है 50,000 का रुपए का चला गया है एक शेयर, तो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, 2 पार्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा इजीली बिक जाएगा। एक शेयर 70,000 का बेचना बहुत मुश्किल है, बट 35,000 के ज़्यादा ईजी रहेंगे बेचने के। तो ये सब कर सकते हो। कन्वर्ट योर फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक, or you want to cancel the shares which are not being taken up by anyone, you can do so by passing a ordinary resolution। and section 64 के अंदर लिखा है कि फॉर्म नंबर दिया हुआ है, कौन सा फॉर्म है? SH7। तो you can read this also, alteration of capital clause। अब आता है alteration of articles। very 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 simple, एक ही चीज है, it is your special resolution needs to be taken। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब MGT 14। नाउ 1, ये इसमें भी कौन सा चाहिए तुम्हें? स्पेशल रेजोल्यूशन।
स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब MGT 14 has to be filed. Now even for your articles it is a same thing. आर्टिकल्स के लिए भी तुमको सेम, तुमको चाहिए इसका फोटो ले लो. Okay. Yeah, clear है ना? Now just one very important part, mark it as super duper important and write it down in your book. This section you need to know by heart. Alteration of MOA और दूसरा है alteration of AOA. तुमने कहीं पे देखा होगा घड़ी घड़ी एक ही सेक्शन आ रहा था. कौन सा सेक्शन है वो? Alteration of MOA is given under section 13 and alteration of AOA is given under section the very next section. कौन सा है वो? 13 के बाद क्या आता है? 15 नहीं, it is your section 14. Clear है ना? This you need to know by heart and quote it in the exam. अब आते हैं इसके अंदर आर्टिकल्स का. अब आर्टिकल्स की बेसिक चीज, अगर अमेंड कर रहे हो तो यू आर्टिकल्स कैन नॉट एक्सीड द मेमोरेंडम, कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द कंपनीज एक्ट, इट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग इलीगल इमोरल. अगर आर्टिकल्स भी चेंज कर रहे हो, इट शुड बी बोनाफाइड इन द बेनिफिट, इट मस्ट नॉट बी टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड, इट कैन नॉट डिफीट any, it cannot be altered to defeat or escape any contractual obligations. ये भी important है. आर्टिकल्स कैनॉट बी ऑल्टर्ड टू गिव अ रेट्रोस्पेक्टेड, बैकडेट इफेक्ट नहीं कर सकते. अगर अमेंडमेंट आज लेके आए हो तो आज से ऑपरेट होगा. ऐसा नहीं बोल सकता कि आज चेंज लाया और ये पिछले 2 साल से ऑपरेटिव हो जाएगा, वैसे नहीं हो सकता. हर अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव होता है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव. ऑल्टरेशन शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. अभी यहां पे तुम देखोगे योर प्रोसीजर भी एग्जैक्टली सेम है जैसे हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए करते हैं. क्या होता है, पहले बोर्ड नोटिस करते हैं, बोर्ड मीटिंग करते हैं, मीटिंग रखते हैं, फिर बाद में हम लोग जनरल मीटिंग का नोटिस भेजते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन लेते हैं, फिर MGT 14 फाइल करते हैं, और फिर जो भी SS1 SS2 फॉलो करना पड़ेगा विद इज रिस्पेक्ट टू योर board meeting and general meeting. SS1 you have to follow for which kind of meeting? Board meeting. And SS2 you have to follow for what? General meeting. Effect of altered articles. एक बार articles alter हो गया तो it will have the same effect as that of the original article. मतलब जैसे original articles ने कैसे कंपनी को बाइंड किया था, मेंबर्स को बाइंड किया था, altered articles का भी सेम इफेक्ट होगा. Section 8 company, that is a NGO company, cannot alter its articles except with the approval of the central government. And एक बार alter हो गया, then you have to note all the changes have to be made, and that is it. और ये जो भी resolutions है, you can read it once. I'll also give you a standard format for all resolutions, and that is it. And then we are done with the chapter.